Welcome to the Health Plus program. Today we're going to take you to Best Maternity and Pregnancy Center, that is Cloud9 Hospital, Panchkula, Swastik Vihar, Chandigarh Panchkula Road, Mansa Devi Complex, Sector 5, Panchkula. At Cloud9, they believe that a child's life is greatest gift and pregnancy is one of the most magical experience nature can offer. This gift deserves to be nurtured and cared for, not just at birth, but for the entire duration of your pregnancy, which is why, to ensure a healthy and happy pregnancy, Cloud9 provides you with world-class medical expertise, state-of-the-art facilities, a space filled with love and laughter, and staff dedicated to the holistic well-being of you and your baby. Having celebrated over 2.25 plus lakh births across regions with a strong team of 5,700 employees and 2,000 plus doctors of 40 plus years experience of average experience in the past years. Cloud9 has expanded its reach to multiple facilities across India while continuing to maintain and excel in international standards of care. It is still going strong with plans to reach every woman and child across the country. Our team had a word with the doctors who are serving at Cloud9. Let's visit Cloud9 Hospital, Panchkula. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं Cloud9, एक ऐसा वेंचर जिन्होंने केवल पंजाब में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी ब्रांचेस जो है बहुत जगह पर खोली हुई हैं। और आज हम पंचकुला में हैं। हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें मैटरनिटी, जिसमें गायनेकोलॉजी, जिसमें पेडियाट्रिक्स, जिसमें निक्कू, जिसमें फर्टिलिटी, जिसमें मेंटल हेल्थ के लिए, फीटल मेडिसिन के लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग फेज जो है रिसेप्शन है, जिस पे जब भी पेशेंट्स आते हैं उनके माइंड में बहुत तरह का प्रेशर होता है और आते ही ये प्यारे प्यारे चेहरे देखकर खुशी से वो लोग, क्योंकि इनका स्माइलिंग फेस और पॉजिटिविटी और जैसे पेशेंट्स को गाइड करते हैं, बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी पेशेंट आता है उसके मन में बहुत सारी आस होती है, क्योंकि बच्चे, हमारा काम जो है पेडियाट्रिक्स का है, गायनी का है, इनफर्टिलिटी का है, और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इसके लिए एक आशा होती है कि हम लोग यहाँ से बच्चा लेकर जाएंगे। जो इनफर्टिलिटी वाले आते हैं, जो गायनी वाले ऑब्स्टेट्रिशियन गायनी वाले आते हैं, जो मदर्स, उनको लगता है कि हम लोग यहाँ से कोई पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे, और आप लोग पहले स्माइलिंग फेस के साथ उनको अटैच करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू टू विजिट आवर Cloud9 हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। बाकी तो सर, हमारा मेन जो विजन और मेन मोटिव जो हमारा मकसद रहता है कि अपने क्लाइंट्स का वेलकम करना, अच्छे से उनको अच्छे से प्रोवाइड सारी फैसिलिटीज़ कराना, जो भी वो नॉलेज चाहते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए या उनको कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उसको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। हमारे पास सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर भी और गैस्ट्रोलॉजी गाइनी और ऑप्स के डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप गाइड करते हैं उनको, क्योंकि यहाँ आकर पजलिंग नहीं होनी पड़ती उनको। आप बता देते नहीं आपको यहाँ जाना है। अगर उनके पास कोई स्कीम है सरकारी, तो फिर भी आप गाइड करते हैं कि हमारे पास TPA अलग से है। क्या कहना चाहिए? जी सर, हमारे पास TPA डेस्क है, वो अलग से बना हुआ है। हमारे पास काफ़ी इंश्योरेंसेज हैं, इम्पैनल्ड हैं, लाइक जिप्सा और अनदर इंश्योरेंसेज भी हैं जो भी क्यू में हैं, वो इम्पैनल्ड हो रही हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं Cloud9 हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे बच्चों के साथ अटैच किया हुआ है। पेडियाट्रिक ICU के ये स्पेशलिस्ट हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर शीश अग्रवाल जी के साथ। डॉक्टर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी है और जिसमें ज़्यादा मेन जो है वो गायनी का और पेडियाट्रिक्स का ही है, और ये दोनों चीज़ों के लिए ही ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक सोने पे सुहागे वाली बात है कि इस हॉस्पिटल में Cloud9 में केवल मदर्स और चाइल्ड दोनों का ही इलाज बढ़िया तरीके से होता है? जी सर, बिल्कुल, जैसे आपने ठीक कहा, आजकल जो कॉन्सेप्ट है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, सो एक फोकस रहता है मदर और चाइल्ड पे, कि मदर जब से बच्चा पेट में है, उसके बाद बच्चा बाहर आया, उसके बाद बच्चे की जो ग्रोथ हुई है, सो ये जो मदर और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, और स्पेशलाइज केयर जो हम देते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में, जैसे Cloud9 एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जहाँ पे स्पेशलाइज मदर और चाइल्ड के ऊपर फोकस होता है। सो दिस इज ए रीसेंट अपकमिंग कॉन्सेप्ट है। हर जगह पे हम देखते हैं आजकल के मदर एंड चाइल्ड
विंग बनती है। जैसे आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स, पीजीआई, वहाँ पे अलग से मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक बनते हैं आजकल। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर बोथ फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन के एक फोकस बच्चे और मदर पे रहता है और उनको एक प्रॉपर केयर मिलता है सर, फोकस्ड केयर। सर पीडियाट्रिक आईसीयू जिसके कारण आज वो बच्चे जो 6 माहें हैं, 7 माहें हैं, 8 माहें हैं, जो पहले मेंटली रिटार्ड हो जाते थे, जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, आज उन सभी चीज़ों पे आपने काफ़ी हद तक निजात पा ली है। यस सर, एग्जैक्टली सर। जैसे आपने बोला पहले कुछ साल पहले अगर हम देखें 2-3 डिकेड्स पहले के, अगर 7वां 8वां बच्चा हो गया तो एक होता था, पहले तो एक होता था जान बचना, वो भी मुश्किल था, और अगर जान बच भी गई तो वो आगे जाके बच्चे मेंटली रिटार्डेड होने का थोड़ा ज़्यादा चांस होता था। बट आजकल विद द एडवांसमेंट इन द केयर, इतना केयर आजकल एडवांस्ड हो गया है, NICU PICU इतने ज़्यादा एडवांस्ड केयर हो गया है आजकल कि इवन 500 ग्राम का बच्चा भी विथ इंटैक्ट न्यूरोलॉजिकल सर्वाइवल, मतलब कि उसका ब्रेन इंटैक्ट है, वो आगे जाके उसको कोई भी एक बोल सकते हो सेरेब्रल पैल्सी या डेवलपमेंटल डिले या उसका ब्रेन पे कोई असर नहीं होता, वो इंटैक्टली सर्वाइव करता है। क्योंकि आजकल साइंस इतना ग्रो किया है, एडवांस हो गया है साइंस, जो भी मेथड से ICU में निको हो गया, पिको हो गया, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ऐसे नहीं कि पहले पेरेंट्स सोचते थे कि 7 सा हो गया बच्चा तो अगर मान लो बाई चांस जान बच भी गई तो आगे जाके पता नहीं ब्रेन पे क्या असर होगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। इवन विद so much of low birth weight, these children tend to have good neurological recovery, और वो आगे जाके एक नॉर्मल ग्रोथ होती है उन बच्चों की, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस। ऐसा आप जैसे स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिक आईसीयू के, उसमें क्या क्या है? सर बेसिकली पीडियाट्रिक आईसीयू उन बच्चों के लिए जो एक महीने के ऊपर है और 18 साल तक हम रखते हैं सर। सो जैसे 1 महीने के नीचे का बच्चा NICU निक्कू में जाता है, 1 महीने के ऊपर का बच्चा अगर वो मतलब सीरियस है, क्रिटिकली इल है, तो वो और उसको नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, वेंटिलेटर की नीड है, डायलिसिस की नीड है, तो उसके लिए पीडियाट्रिक आईसीयू होता है सर। जैसे निक्कू होता है वैसे पिको होता है। एक महीने से 18 साल के बच्चे हम देखते हैं पीडियाट्रिक आईसीयू में। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि इसमें आप ऑटिज्म वाले और जो बच्चे हैं मेंटली रिटार्ड हैं उनको भी आप लेते हैं? सर वो पीडियाट्रिक आईसीयू में नहीं आएगा, वो OPD बेसिस पे मैनेज होते हैं। ये ऑटिज्म वाले बच्चे, मेंटली रिटार्डेड वाले बच्चों को जनरली बार-बार इन्फेक्शंस होने का चांस है, चेस्ट इन्फेक्शंस होता है, तो हाँ ऐसे बच्चों को भी नीड पड़ती है पीडियाट्रिक आईसीयू की। जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स में, निमोनिया, ज़्यादा चांस होता है ऐसे बच्चों को निमोनिया होने का, तो उनको आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू की नीड होती है। जैसा आजकल जैसे सीजन चेंज है उसमें क्या क्या है? बिल्कुल सर। सो जो आपने पूछा, इस अभी जो सीजन चेंज होता है उसमें होता है जो आप बड़ों में हम अस्थमा बोलते हैं, तो हम बच्चों में इसको बोलते हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज। रिएक्टिव एयरवे का डिजीज का मतलब है कि बच्चों की जो चेस्ट है, लंग्स ग्रो हो रहे हैं, वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये मौसम चेंज को या छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन को, डस्ट को। तो उसमें क्या होता है, जो सांस की नलियों में ब्लॉकेज बोल सकते हैं, वो कंजेशन आता है। तो जैसे सिम्टम जैसे बड़ों का अस्थमा के होते हैं, वैसे ही इसमें सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे को लेट नाइट खांसी होती है या और छाती से सीटी जैसी विजलिंग साउंड्स आना। सो ये सारे लक्षण होते हैं इस सीजन में। हम इस सीजन में काफ़ी बच्चे ऐसे देख रहे हैं। सो मेनली जो फैक्टर्स हैं जो अभी इस सीजन में होता है, एक तो सीजन चेंज हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गए, पोल्यूशन हो गया, क्रैकर्स था अभी। सो इस सीजन में काफ़ी बच्चों को जब विंटर शुरू होती है तो ये जो प्रॉब्लम है रिएक्टिव एयरवे डिजीज का, वो काफ़ी कॉमनली होता है। इसके बहुत सारे मिथ्स हैं पेरेंट्स में कि इसमें नेबुलाइजेशन, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नेबुलाइजेशन से एक बार लगा दिया या पंप लगा दिया तो इससे आगे जाके बच्चे को नुकसान होगा लंग्स पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीमारी है उसको अस्थमा बच्चों में इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे डिजीज जो है वो बर्नआउट हो जाती है, इसलिए हम बच्चों में इसको अस्थमा लेबल नहीं करते। जैसे हम बड़ों को अस्थमा बोलते हैं क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बच्चे को मान लो 2-3 साल के बच्चे को अभी जो भी आप बोल रहे हो ब्रोंकाइटिस या रिएक्टिव एयरवे हुआ, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की वो बर्नआउट हो जाता है। तो पेरेंट्स को इस सीजन में जो कुछ चीज़ें करनी चाहिए वो ये है कि बच्चे को एक तो घर में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड रूम में नहीं रखना है, अगर सीलन है तो उसको आपने करेक्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा धूल कारपेट्स हैं, पर्दे हैं, उनको आपको फ्रीक्वेंटली क्लीन रखना है। डस्ट एक्सपोजर से बचाना है और क्लोज रूम्स में बच्चे को नहीं रखना। और टाइम टू टाइम हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवानी है जिससे कि ये जो फ्रीक्वेंट ब्रोंकाइटिस या जो भी रिएक्टिव एयरवे डिजीज है वो कम हो। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने पफ की बात कही है तो उनको लगने लग जाता है, बिल्कुल सही बात है कि लोगों को थोड़ा सा मिथ रहता है इसमें कि हमारे बच्चे को जब पफ लेता है तो पता नहीं साह वाला जो फिल्मों में जैसे दिखाते होते थे पुराना। क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सेफ है और ये ऊपर रह जाना है और जैसे आपने बोला कि जब बड़ा हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा? जी सर बिल्कुल। सो ये जो पफ है या जो नेबुलाइजेशन है इसका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जनरल पब्लिक में। घर के जो बड़े हैं या फिर इवन अभी यंग पेरेंट्स हैं उनको भी एक
मिसकंसेप्शन, एक मिथ है कि जैसे मान लो नेबुलाइजेशन या ये पंप लग गया तो एक बार लग गया तो इसकी आदत पड़ जाएगी या इस पे लंग्स पे बुरा असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो नेबुलाइजेशन है या जो पंप है, ये जहाँ पे काम करना चाहिए, लंग्स में काम करना है, वहीं पे काम करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एब्सोल्युटली मिथ है। सो जब भी बच्चे को ऐसे मौसम चेंज में चेस्ट में वीजिंग साउंड्स हैं, कॉफ लेट नाइट कॉफ हो रहा है, वीजिंग साउंड्स हैं, तो ये नेबुलाइजेशन और पफ एब्सोल्युटली सेफ है। इससे हमें बिल्कुल पेरेंट्स को ये करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है कि एक बार लग गया तो इसकी आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस कंप्लीटली प्योरली मिथ है। जैसा एक 5 स्टार होटल जैसा Cloud9, जिसमें अगर बच्चे आते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ। अगर उनको एडमिट भी रहना पड़ जाए तो भी हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है और ये राउंड द क्लॉक 24 आवर काम करने वाला है। रात को भी हमारे एमओ जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो सर, एज राइटली सर, यहाँ पे हमारे पास Cloud9 में वो सारे फैसिलिटीज है। राउंड द क्लॉक हमारे पास इवन पीडियाट्रिशियन होते हैं सर। राउंड द क्लॉक हमारे पास NICU है, PICU है। सो दोनों है हमारे पास, निक्कू और पिक्कू दोनों हैं यहाँ पे। दोनों में हम एडवांस्ड ICU केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक। एनी टाइम हमारे पास राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी होते हैं सर। और यहाँ पे न्यूनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हम राउंड द क्लॉक अपनी सर्विसेज देते हैं। और यहाँ पे हम क्रिटिकल से क्रिटिकल बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं। और पिछले ये पीडियाट्रिक ICU भी 1 साल हुआ है यहाँ पे शुरू करके हमने Cloud9 पंचकुला में। हमने बहुत ही क्रिटिकल से क्रिटिकल बच्चे यहाँ से हमारे Cloud9 हॉस्पिटल पंचकुला के ICU से ठीक होके गए हैं सर। IVF वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। बच्चे तो सारे प्रीशियस हैं, लेकिन IVF वाला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले परेशानी झेली होती है। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? तो ये हॉस्पिटल वरदान है, क्योंकि इसमें निक्कू, पिक्कू और फीटल मेडिसिन, जब पेट में बच्चा है तो भी हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है। जी सर, बिल्कुल। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये प्योरली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पे कंसेप्शन से लेके जब बच्चा बड़ा होगा तो सारी सर्विसेज है। कंसेप्शन से लेके वी हैव fetal medicine experts, we have IVF specialists, we have gynecologists, then we have neonatologists जो 1 महीने के नीचे के बच्चे जो स्पेशलिस्ट है, then we have pediatric intensivists जो हम pediatric ICU स्पेशलिस्ट हैं। जैसे बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 18 साल तक अगर बच्चा, कोई भी बच्चे को ICU की नीड है, सीरियस है बच्चा, तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि Cloud9 हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की मदर चाइल्ड फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप जैसे डॉक्टर जिनका 10 साल का PGI में एक्सपीरियंस है, अब Cloud9 में आप एज ए DM अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ Cloud9 ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਦੀਪ ਚੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ Cloud9 ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ IVF ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। IVF ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? IVF ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਸ ਆਏ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ 120 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੇ ਬੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ। IVF ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ IVF ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀਮਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਬਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਆਡੀਓ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮ ਟੂ ਦ ਕਪਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਗਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸਪਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਆਈਵੀਐਫ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਡੋਨਰ ਐਗਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ हैं। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਈਵੀਐਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ Cloud9 ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ICSI ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ TISA, MISA ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। Cloud9 ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, IVF, ICSI, IMSI ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ IVF ਫੇਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ PGT ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਗਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Cloud9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ IVF ਫੇਲਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਫੇਲਰ, 3 ਵਾਰ ਫੇਲਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 3 ਵਾਰ ਫੇਲਰ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 1 ਆਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 2 IVF ਫੇਲੀਅਰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 3 IVF ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ IVF ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਸ ਕਪਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਕਪਲ ਨੂੰ IVF ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕਨਸੀਵਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ IVF ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਬਸ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IVF ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ IVF ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਾਇਆ IVF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਸਫ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਨਸੀਵ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸਦਾ 6 ਵੀਕਸ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੇਬੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ 12 ਵੀਕਸ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 5 ਮੰਥਸ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 28 ਵੀਕਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 36 ਵੀਕਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਬੇਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਜ਼ ਅ IVF ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Cloud9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਸਟੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲੋਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। सानू समय देने के लिए ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर श्वेता गर्ग के साथ, जो फिजिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। नमस्कार जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हॉस्पिटल जो मदर और चाइल्ड के लिए एक वरदान है, Cloud9 जब से ये आया है सारे हिंदुस्तान में इसने पूरी धुमें पा दी हैं और हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में अभी NRI सीजन चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, पहले से बुकिंग करा रहे हैं अपनी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए Cloud9 में जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, आपको हॉस्पिटल में आके कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप हॉस्पिटल में आ गए हो। पहली बात तो एंट्री पे आपको ऐसे लगेगा आपको एक होटल में एंट्री मिल गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और दूसरा, मोस्टली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो खुशी के साथ आते हैं। जब उनको बेबी डिलीवर करना है तो दे नीड सम स्पेशल केयर, तो उस स्पेशल केयर के लिए ही Cloud9 फेमस है। और इसीलिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका ये टाइम उनको याद रहे कि हमारी डिलीवरी यहाँ हुई थी और हमें इतनी अच्छी केयर और फैसिलिटीज़ मिली थी। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बड़ा मुश्किल से डिलीवरी हुई, बड़ा मतलब जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कहीं भी पेशेंट जाता है तो उसकी मेन कंप्लेंट जो होती है वो यही होती है कि हमें इतनी अच्छी सहूलत नहीं मिली, डिलीवरी तो हो गई लेकिन हम दोबारा प्रेगनेंसी नहीं करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। बट Cloud9 में ऐसा नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, उनको केयर मिलती है, उनको स्टाफ बहुत अच्छे से देखता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से देखते हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। और बच्चे के लिए भी नॉर्मली होता है, जब डिलीवरी हो गई तो बच्चे का कोई बस पेशेंट को दे दिया और ख़त्म, अगर कुछ दिक्कत होएगी तो डॉक्टर या बच्चों के डॉक्टर आके देखते हैं। पर यहाँ पे वो भी नहीं है, हर रोज़ बच्चों के डॉक्टर बच्चे को देखते हैं, अगर कुछ भी दिक्कत लगती है तो साथ के साथ उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो एक टीम की तरह काम किया जाता है ताकि पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। कैसा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिसके लिए ये हॉस्पिटल बहुत मशहूर है और लोग बाहर के भी रेफर होकर यहाँ पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए Cloud9 फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास निक्कू है, हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो 24 घंटे काम करती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट रात को आ रहा है या बच्चे को निक्कू की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसको कहेंगे कि आप रेफरेंस दे देंगे या उनको रेफ़र कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास हर तरह की सुविधा है तो हम हर तरह का हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील कर सकते हैं। और हमारे पास हमें इतना विश्वास है कि अगर बच्चा कहीं बच सकता है या अगर डिलीवरी हो सकती है ठीक ठाक बिना कॉम्प्लिकेशन के तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हॉस्पिटल जो पहले कंसीव कराता है उसके बाद आप जैसे डॉक्टर्स जो उनको 9 मंथ्स एक नई जिंदगी देते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड उनके साथ अटैच रहना और बाद में बेबी उनकी गोद में देना, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आप इनफर्टिलिटी से लेकर अपना बच्चा गोद में लेने तक ये हॉस्पिटल सेवा करता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा ही है, अगर किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास IVF है, हमारे पास इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। और अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है हमारे पास वो भी सारी सुविधाएं हैं। फिर हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल में सब कुछ है, अल्ट्रासाउंड हो गया, लैब टेस्ट हो गए,
बच्चों के डॉक्टर हो गए, वैक्सीनेशंस हो गई, तो हमें कहीं भी भेजना नहीं पड़ता पेशेंट को। या जब डिलीवरी होती है ऐसा नहीं कि हम उनको दवाइयों के लिए भगा रहे हैं या कुछ भी, बस पेशेंट को यहाँ आना है, उसके बाद उसका फुल यहाँ पे चेकअप रहेगा। उसके पैकेजेस हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है डिलीवरी तक का, और डिलीवरी के बाद भी उनको पूरी फैसिलिटी दी जाती है। जिसके ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आजकल हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए सबको पता है कि टेटनस के इंजेक्शन ज़रूरी हैं, बट आजकल टेटनस के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन है, वो प्रेगनेंसी में हम एडवाइस करते हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी जब 6 हफ्ते के बाद पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आता है, नॉर्मली लोगों ने कैंसर वैक्सीनेशन सुनी है बट वो लगवाते नहीं हैं, तो हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि डिलीवरी प्रेगनेंसी में तो नहीं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर उन्होंने पहले ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो उनको ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है एक लेडी के लिए भी, बच्चे के लिए तो सब लगवाते हैं, लेकिन पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल वेलनेस पे काम करते हैं और आप जैसे पीसीओडी के बहुत लंबी लिस्ट है आपके साथ जुड़ी हुई, आप उनको गाइड करते हैं और ये चेन बन रही है, क्योंकि जब एक जन सही होता है वो कहता है नहीं श्वेता गर्ग जी के पास जाओ वो ठीक कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है और आपके पास लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की, और आप हमेशा इस हॉस्पिटल में वेलनेस के ऊपर काम करते हैं? देखिए बिल्कुल, पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मेन कारण तो स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो हम पेशेंट को मेडिसिन तो देते हैं, बट पीसीओडी सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जैसे ही आपका लाइफस्टाइल बिगड़ेगा ये वापस आ जाती है। तो पीसीओडी के लिए यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी क्लासेस हैं, उनको डाइटिशियन की कंसल्ट है, ताकि वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, और शॉर्ट टर्म हम मेडिकेशंस देते हैं जो कि पेशेंट को हेल्प करता है। बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, थैंक यू। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲਾਉਡ9 ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਲਾਉਡ9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਉਡ9 ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਨ ਸਟੈਪ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਨੇਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਗਾਇਨੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੂਮਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2-2 3 ਦਿਨ ਫਿਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੇ ਕਨਸੀਵ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, देखो काउंसलिंग तो मैटर करती ही है पेशेंट बड़ा ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਦੇ IVF ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ऐसी गल नहीं, तुसी ट्रीटमेंट कराओ। और कई बार हो भी जाता है, कोई 1% रह जाए नहीं तो तकरीबन पेशेंट जेड़े पॉजिटिव होंगे ने, पॉजिटिविटी बड़ा डिपेंड करती है कि वो कितना पॉजिटिव है पेशेंट, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। जिवें कई बड़े ओबीस होंगे ने पेशेंट, वेट ज़्यादा होंगे, असीं उन्हें कहीदा भी तुसीं डाइट कंट्रोल करो, वेट रिडक्शन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, BSc BA 1 ਸਾਲ ਵਧਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ PCOD ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਲਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ, ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਨਸੀਵ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ, ਇੱਕ ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ 3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ NRI ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पल्लवी पसरीचा जी के साथ, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं इनफर्टिलिटी में दे रही हैं, और अभी Cloud9 जो कि बेलाद जोड़ों के लिए एक वरदान है, उस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। डॉक्टर पल्लवी जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो। नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। दरअसल क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो किसी समय पर लोग छुपाते थे, बताते नहीं थे, काफ़ी अपने आप को प्रेशर में ले जाते थे, लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी को एक बीमारी उनकी समझ में आ गया कि ये भी एक बीमारी है, और लोग इस पे डिस्कस करते हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी को मैं बीमारी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ ये एक डिज़ॉर्डर आप कह सकते हो जो आजकल बहुत बढ़ रहा है लोगों में। और क्योंकि अभी हमारे पास इतनी एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि हम उन कपल्स का जो पहले बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाते थे, उनको भी
संतान देने में पॉसिबल हो गए हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट एडवांसमेंट की वजह से है। एंड पहले लोग बात नहीं करना चाहते थे, बट अब पेशेंट्स भी अवेयर हैं, उन्हें पता है कि हाँ इतने समय से ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास आते हैं। उन्हें पता है कि जांच करवानी चाहिए और उन्हें पता है कि छोटी और एडवांस दोनों तकनीकें होती हैं जिनसे वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बिजनेस बड़ी है पिछले कुछ सालों में, एंड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बड़ी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट आते हैं आपके पास, जब वो बताते हैं कि थायराइड है सिंपल या अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और रीजन है, क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले तो यही बोलते हो कि हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे पेशेंट्स को आप गाइड करके वो कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्लाउड9 एक कंप्लीट वही सेंटर है जिसमें एमजेसी वैसा है, जब बंदा अंदर आता है उसको मदर चाइल्ड उसको चीजें ही वही दिखाई देती हैं। सो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू आईवीएफ। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है पेशेंट हमारे पास आता है और हम सीधा आईवीएफ करते हैं। हम पेशेंट को एज अ होल एग्जामिन करते हैं, जिसमें ज़रूरी है दोनों पार्टनर का एग्जामिनेशन और दोनों पार्टनर्स की जांच, यानी फीमेल और मेल दोनों पार्टनर की जांच। क्योंकि हमने देखा है कि 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों में ही तकलीफें होती हैं। सो डेफिनेटली हम पहले औरत की पूरी तरह से जांच करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी फर्टिलिटी का क्या रीज़न है, और अगर छोटे तरीकों से जैसे केवल अंडे बनने की दवाइयाँ देने से, अल्ट्रासाउंड कराने से, आपने कहा ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है इंडिया में जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन कॉज है फर्टिलिटी का, और इसकी अच्छी बात यह है कि ये 100% क्योरेबल है, दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध है। एंड टीबी की दवाई देने से हमने देखा है कि पेशेंट ऑलमोस्ट कई क्योर हो जाते हैं एंड वो अपने आप भी कंसीव कर जाते हैं थोड़े से असिस्टेंस के साथ। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें ट्यूबें ब्लॉक हो जाती है, ट्यूबें खराब हो जाती है, उन्हें फाइनली आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। बट डेफिनेटली क्लाउड9 पंचकुला फर्टिलिटी का एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत से शुरू करने की। अगर पेशेंट छोटी ट्रीटमेंट से ही प्रेग्नेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ अगर किसी को, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत ही आईवीएफ की होती है, जैसे दोनों ट्यूबें ब्लॉक्ड है, शुक्राणुओं की भारी कमी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ऐसी कंडीशंस में हमें पेशेंट्स को कई बार स्ट्रेट अवे कहना पड़ता है कि विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम वो आईवीएफ के लिए जाए। आईवीएफ की एक बात ये भी है कि फाइनली ये एक ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेस डिपेंड करता है पेशेंट्स पे। हर पेशेंट का आईवीएफ सक्सेस सिमिलर नहीं होता, तो आईवीएफ भी एज बाउंड है। अगर किसी को आईवीएफ की ज़रूरत है और हम उसे सही एज पे करते हैं, उसका सक्सेस बेटर होता है रादर देन 8-10 साल इसी में निकाल दे और फिर 40-42 की उम्र पे आप आए, जबकि हर ट्रीटमेंट का सक्सेस फिर लिमिटेड हो जाता है। तो डेफिनेटली हम पेशेंट को एज अ होल चेकअप करते हैं, ट्रीट करते हैं, और जैसा पॉसिबल है उसके हिसाब से, इट इज़ कॉल्ड ए टेलर्ड ट्रीटमेंट, पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट। डॉक्टर, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें मल्टीपल आईवीएफ फेलियर वाले आते हैं और यहाँ कंसीव कर जाते हैं? सर ऐसा होता है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में कई बार इट इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ छोटी छोटी चीज़ें, और कई बार वो समय भी पेशेंट के लिए राइट होता है, और कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट को अच्छे से लेते हैं। मुझे लगता है ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट इन द ट्रीटमेंट, और हाँ हम उनकी पहले की प्रीवियस हिस्ट्री पूरी चेक करते हैं, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हम कुछ जगह चेंजेस कर सकते हैं तो हम उस जगह चेंजेस करते हैं, और वो कई बार पेशेंट्स के लिए वर्क कर जाता है। सो डेफिनेटली कई बार इसके लिए पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि हम कहाँ डिफरेंस ला सकते हैं कि पेशेंट कंसीव कर जाए। जैसे मेल इनफर्टिलिटी जिसके लिए ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मशहूर है, और चाहे सिंगल स्पर्म है उससे भी आप लोगों ने लोगों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है, क्या कहना चाहिए? सर आजकल मेल इनफर्टिलिटी में इतने एडवांसेस हो गए हैं कि जो पहले चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी अभी वो पॉसिबल हो गई है। तो डेफिनेटली सिवियर ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, एजोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो बहुत कम शुक्राणु होते हैं या शुक्राणु होते ही नहीं हैं। बट आजकल ऐसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है कि हम पेशेंट के ही शुक्राणु यूज़ करके उनको संतान सुख की प्राप्ति दे सकते हैं। इसे हम आईवीएफ इक्सी की ट्रीटमेंट। क्या कहना चाहेंगे कि छत के नीचे यहाँ पर हर तरह का ट्रीटमेंट, चाहे वो ओजाइट फ्रीजिंग है, चाहे स्पर्म्स का जो है सर्जिकल रिट्रीवल है, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जो भी इनफर्टिलिटी के साथ जुड़ी हुई है?
जी सर, बिल्कुल वी हैव ऑल फैसिलिटी। आपने oocyte प्रिजर्वेशन की बात की, तो हमारे पास हैं औरतें जो मैरिड नहीं हैं, जो अभी नहीं आगे अपने करियर की तरफ फोकस करना चाहती हैं, वो आती हैं। ये शुरुआत इसकी हुई थी कैंसर प्रिजर्वेशन के लिए, बट आजकल हम ये उन औरतों के लिए भी कर रहे हैं जो अपने कैरियर या एम्बिशन के लिए फ़िलहाल के लिए प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती हैं। और हमारे पास इनफैक्ट डोनर स्पर्म्स और डोनर अंडे से भी प्रेगनेंसी होने की IVF हो जाए, इस तरह की हमारे पास भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और फैसिलिटी है। सो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कई बार डोनर अंडे या फिर डोनर शुक्राणुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमारे साथ ART बैंक एसोसिएटेड है और ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो एक ही छत के नीचे मैं आपको कहूँगी कि हम फर्टिलिटी से रिलेटेड हर तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट की सहायता हो जाए। धन्यवाद आपका बहुत समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।